हम लोगों ने बच्चों जो केमिस्ट्री का आपका जो दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट रूप से पहले पार्ट में बात किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है बच्चों। मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ यहीं पर। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि अम्ल किसे कहते हैं। मैंने बताया था कि अम्ल जो है एक आपका लैटिन शब्द है जो एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो वह पदार्थ जो क्या होता है स्वाद में खट्टा होता है और जो है जल में घुल करके क्या करे, हाइड्रोजन आयन दे, उसी को अम्ल बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला अम्ल खट्टा होता है। उसके बाद अम्ल जो है मुख्य रूप से विषैले होते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं बच्चों, हानिकारक होते हैं। उसके बाद फिर मुख्य रूप से जाना था कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और लिटमस पत्र के बारे में जाना था कि वो कहाँ से बना जाता है, तो वो आपका थैलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है, लाइकेन, उसी का एक गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था किस प्रकार से अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करती है। अम्ल भस्म की अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है, जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। फिर उसके बाद जाना था अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। मैंने बताया था कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार प्रश्न आपका पूछा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। फिर आगे बताया था अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। फिर उसके बाद अंतिम में अम्ल के बारे में बात किया था कि अम्ल क्या है बच्चों, मुख्य रूप से यानी कि उसका पीएच मान क्या होता है, हमेशा 7 से कम होता है बच्चों। ये सारे चीज़ खाली सिर्फ अम्ल के बारे में बताया था। फिर उसी प्रकार से मैंने भस्म के बारे में सारी चीज़ों को बताया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही डीपली के साथ, बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर सारा चीज़ पढ़ाया गया है, जो आपका एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, आज के सेशन को। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे आज अम्ल और क्षार की शक्ति के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे लवण के बारे में, लवण का निर्माण किस प्रकार से होता है, लवण का प्रकार क्या क्या है। उसके बाद फिर बात करेंगे बच्चों पीएच स्केल के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से यानी कि किसी भी पदार्थ के यानी कि किस प्रकार से जो है खाने वाले सोडा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अम्ल यानी कि अम्ल की शक्ति के बारे में। तो अम्ल की शक्ति के आधार पर अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अब जब प्रबल बात ही सुने होंगे बच्चों वर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपका माइंड में आया होगा कि बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही ये ज़्यादा घातक होगा। तो अम्ल जो है अगर प्रबल हो जाए बच्चों तो वो क्या होगा, उसको अगर आप जल में घुलाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न कर देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करेगा। तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रबल अम्ल। वैसे मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ, जब भी अम्ल को जल में घुलाएंगे बच्चों 100% वहाँ पर उष्मा का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है, जो आपका क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव रूप में ऑलरेडी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है कि अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, एकल विस्थापन, उदासीनीकरण। तो मुख्य रूप से वहां पर है आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जल में घुल करके क्या करे, आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दे या पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन करे, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो मुख्य रूप से इन तीनों आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है बच्चों, आपका तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। कभी भी भूले से इसको छूने का नहीं है हाथ से, या कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालने का है बच्चों। पानी में हल्का हल्का जो है अम्ल डालिए, उससे क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन अचानक नहीं होगा, बहुत ही स्लो स्लो होगा, तो वहाँ पर विस्फोट होने की क्रिया नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब दूसरा आपका दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, वह अम्ल जो जल में घुल करके क्या देगा, आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को इस दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, CH3COOH जल्दी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव के में पूछा हुआ है कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो स्पेशली रूप से उसका सूत्र होता है CH3COOH। अब एसिटिक एसिड को मुख्य रूप से बच्चों एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला था, एथेनोइक एसिड, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद H3PO4, ये भी आपका वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल है। इसको जो बोला जाता है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा जितने भी आपका कार्बनिक अम्ल होगा बच्चों, कार्बनिक अम्ल वो क्या कहलाएगा, आपका दुर्बल अम्ल कहलाएगा, यानी कि वीक एसिड कहलाएगा। कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से जो भी आपका पेड़ पौधे उससे प्राप्त किया था। जैसे आपका टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल, दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से इमली में टार्ट्रिक अम्ल, दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से एस्कोर्बिक अम्ल जो होता है वो भी आपका दुर्बल अम्ल। जितना भी आपका है वो सारा किस में आएंगे, वीक एसिड में आएंगे, यानी कि दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। आई थिंक यहाँ से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आपका मुख्य रूप से क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। 4 को ऑप्शन देगा, उसमें एक दे देगा आपका CH3COOH, एक दे देगा
H3PO4, एक दे देगा आपका H2CO3, इस तरह मतलब कार्बनिक अम्ल, और उसके बाद एक दे देगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो मुख्य रूप से पर्पल कौन हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जहां से ऑब्जेक्टिव आपका एग्जांपल सब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का आपका सूत्र दिया हुआ है। पहला है आपका एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसको मुख्य रूप से पाया कहाँ जाता है, तो सिलिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इसका जो मुख्य IUPAC नेम होता है, इसको बोला जाता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। दूसरा आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3 किसको बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। आप लोग को ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका H2SO4 है बच्चों, इसको जो है आपका गंधक अम्ल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाता है, गंधक अम्ल। मैं बताया था आपको गंधक अम्ल इसको क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, गंधक यानी कि सल्फर को बच्चों गंधक भी बुलाता है। इसलिए गंधक परमाणु की उपस्थिति के कारण, गंधक तत्व के उपस्थिति के कारण यह आपका गंधक अम्ल कहलाता है। और इसी को बैटरी अम्ल भी बुलाया जाता है। यानी कि जो आप लोग बैटरी यूज करते हैं बच्चों, बैटरी मतलब कि घर में इन्वर्टर के साथ उसकी हेल्प के लिए, तो उसमें जो पानी डाला जाता है, उस पानी में क्या रहता है, उस वाटर में क्या रहता है बच्चों, उस वाटर में H2SO4 रहता है, जिस कारण से उसको बैटरी अम्ल भी बोला जाता है। ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग उसी प्रकार से क्षार। तो क्षार भी आपका दो प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, और एक हो जाएगा दुर्बल यानी कि वीक। तो प्रबल क्षार क्या होगा, ये आसानी से पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हम लोग जानते हैं अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्षार क्या होगा, आसानी से घुलकर अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा, हाइड्रोक्साइड आयन का उत्सर्जन कर दिया, तो वो आपका कहलाएगा प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार में मुख्य रूप से आपको दो याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही ज़्यादा ये आपका कैसा होता है बच्चों, क्षारीय प्रकृति का होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही प्रबल होता है। बाकी जो आपका ये है आपका, इसको याद रखना है आपको मुख्य रूप से दुर्बल में। तो दुर्बल की कैटेगरी का बात किया जाए तो वह क्षार जो जल में घुल करके आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न नहीं करता है या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता है, तो उसे बोला जाता है दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस। मुख्य रूप से इसका एग्जांपल दोनों को याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग को याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाया जाता है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, ऐसे पूछ देगा आपको। तो मुख्य रूप से वहां पर मार के आना आपको MgOH का होल 2। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना, तो मुख्य रूप से जो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है बच्चों, वो होता है CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो आदमी नया मकान बनाता है तो उसमें पेंट करता है बच्चों, दीवारों का सफेदी करता है दीवारों, तो उसके लिए प्रयोग होता है आपका बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब बात करते हैं इसमें, मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना कि सल्फ्यूरिक अम्ल में भूले से पानी न डालें, अन्यथा क्या हो सकती है, आग लग सकती है। यानी कि कह रहा है बच्चों, कोई भी अम्ल ले लीजिए आप, उसमें पानी भूले से नहीं डालिए। यानी कि पहले आपको उसमें पानी लेना है, बाद में आपको उसमें अम्ल डालना है। अगर पहले से आपने उसमें अम्ल ले लिया और बाद में पानी डाला आपने, तो क्या होगा, अचानक पूरा अम्ल को बहुत ही कम मात्रा में पानी मिलेगा और उससे क्या हो जाएगा बच्चों, आग लग जाएगा, और हो सकता है कि वो आग आप तक आ जाए और आपको हानि पहुंचा दे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को सतर्क रहनी है, सावधान रहना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलवेज अलर्ट एक्सीडेंट अवर्ट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। यानी कि एक वैज्ञानिक था आपका बच्चों, उसका नाम था सोरेंस। क्या नाम था, सोरेंस। ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये जो सोरेंस साहब थे, ये आपका फ्रांस का रहने वाला था, जिसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस। तो यह फ्रांस का रहने वाला था। इन्होंने 1909 में ये आपका स्केल का निर्माण किया बच्चों, एक पैमाना दिया था कि जिसके आधार पर आप आसानी से अम्लीय और क्षारीय शक्ति के गुण को बता सकते हैं। तो उसी को बोला गया पीएच स्केल। 1909 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका नाम सोरेंस था, उसने विलियन की अम्लीय तथा क्षारीय की शक्ति को तथा इसके गुण को बताने के लिए क्या किया था, एक स्केल का निर्माण किया गया था, एक यंत्र बनाया था, जिसे ही क्या कहा गया, आपका पीएच स्केल कहा गया। इस स्केल में कुल 14 खंड होते हैं। कितने खंड टोटल, आपका 14 भाग होगा। जिस प्रकार से आपका नंबर लाइन होता है बच्चों, संख्या रेखा, उसी प्रकार से होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से 0 से लेकर के 7 के बीच जो भी आपका आएगा वो हमेशा अम्ल की कैटेगरी में गिना जाएगा। किसकी कैटेगरी में, अम्ल। और 7 से लेकर के 14 के बीच जो होगा वो मुख्य रूप से कहलाएगा आपका क्या है बच्चों, मुख्य रूप से क्षार कहलाएगा। और जो एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच हो गया वो आपका कहलाएगा उदासीन यानी कि न्यूट्रल। जैसे शुद्ध वाटर, शुद्ध पानी क्या कहलाएगा, वो आपका क्षारीय प्रकृति का कहलाएगा। जैसे आपका कोई भी अम्ल होगा वो 0 से 7 के बीच होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा बनने का चांस हो जाता है। सीधे सीधे आपको दे देता है, आपका क्वेश्चन दे देगा सीधे, निम्नलिखित में से कौन जो है अम्ल है। एक
पीएच मान, जिसका पीएच मान 6 हो, जिसका पीएच मान 9 हो, जिसका पीएच मान 7 हो, जिसका पीएच मान 14 है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो जिसमें आपका 7 से कम होगा वैल्यू उसी को मार देंगे, तो 6 वाला वहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। अब बात करते हैं पीएच मुख्य रूप से होता क्या है। तो पीएच होता है बच्चों पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये मुख्य रूप से वर्ड है। ये होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को पीएच कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में बहुत सारी बात को कह रहा है बच्चों, बस आपको अपने दूसरे आंखों से देखना है, यानी कि तीसरी आंखों से देखना है। दो आंख तो हमको प्रकृति में दिया ही है, बट हम लोग तीसरे आंख के द्वारा देखेंगे। तीसरा आंख है हमारा इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक किसको बुलाता है बच्चों, लोगरिथम। तो लघु गुणक के ऋणात्मक मान, कैसा मान, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मान, और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, इस प्रकार से। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आसानी से किसी भी पदार्थ का, किसी भी अम्ल क्षार का शक्ति को आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपको दे देगा बच्चों, एक आपका विलयन है जिसका जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रण 10 का पावर -7 है, इस प्रकार से दे दिया। अब बोल रहा है कि ये कौन सा विलयन होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, या फिर आपका क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब यहाँ पर फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण में कितना बच्चों, 10 का पावर -7। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि ये जो माइनस है, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा। मैथ का यहाँ पर कुछ याद रखना है, मैथ का कुछ कंसेप्ट। तो ये माइनस आपका यहाँ से आगे आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो प्लस हो गया, तो ये आपका माइनस कैंसिल, ये आपका माइनस कैंसिल। अब बचेगा क्या, ये 7 बचेगा पावर में, ये 7 भी उठ करके आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस जा रहा है तो 7 भी आएगा, तो 7 हो जाएगा 7 लॉग 10, यानी कि 7 लॉग 10। तो लॉग 10 का वैल्यू होता है 1। आप लोग को याद रखना है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो लॉग 10 का वैल्यू 1 और 7 का वैल्यू 7 हुआ, तो 7 गुना 1 का मान कितना हो गया बच्चों, 7। ये 7 क्या कहलाता है, हम लोग जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया, उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव को जल्दी से टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं लवण की तरफ, यानी हम लोगों ने अम्लों को जान लिया अच्छी तरह से, उसके बाद क्षार को जान लिया अच्छी तरह से। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से लवण के बारे में, यानी कि साल्ट के बारे में। इसके गुण को जानेंगे, किस प्रकार से इसका नामकरण होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लवण कहते किसे बच्चों, तो वह पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे ही लवण कहा जाता है। यानी कि आप लोग को सीधे सीधे याद रखना है, जब आप लोग एसिड को बेस के साथ, यानी अम्ल को किसके साथ, बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जो पदार्थ बनता है बच्चों उसी पदार्थ को बुलाता है लवण। यानी अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, यानी कि साल्ट कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या ले लिए, क्षार। इन दोनों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बन रहा है, एक ले लिए NaOH क्षार और एक ले लिए HCl। अब इनके अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनेगा, तो यहाँ पर पदार्थ कौन सा बन रहा है, NaCl, और एक पदार्थ बनना जल। तो जल तो हम लोग जानते हैं, जल के अलावा जो पदार्थ बन रहा है बच्चों इसी को बुलाएंगे हम लोग क्या, लवण, यानी कि साल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं लवणों का नामकरण किस प्रकार से होगा, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। अगर याद रखिएगा, अगर लवण में, अगर जो आपका साल्ट होगा बच्चों, उस साल्ट में अगर क्या होगा, हाइड्रोजन मूलक होगा, यानी कि अम्ल का मूलक होगा, तो अम्ल के आधार पर नामकरण करेंगे। अगर उस साल्ट में क्षार मूलक मौजूद होगा तो क्षार के आधार पर नामकरण करेंगे। और एक हो जाएगा आपका सामान्य लवण, जो क्या होगा, वो उदासीन होगा, न तो उसमें अम्ल प्रकृति का मूलक होगा, न ही क्षारीय प्रकृति का मूलक होगा। देखिए यहाँ पर लवण का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ साल्ट। तो लवण का जो नामकरण है भस्म मूलक तथा अम्ल मूलक के आधार पर किया जाता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, Na2SO4 सोडियम सल्फेट या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैसा है, तो यहाँ पर जो है नहीं आपका क्या है, अम्ल मूलक है, नहीं आपका क्षारीय मूलक है। अम्ल मूलक में क्या होता है बच्चों, आपका हाइड्रोजन आयन होता है, तो हाइड्रोजन आयन है क्या, नहीं ना। क्षारीय मूलक में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन दोनों में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य लवण, यानी कि आपका उदासीन लवण, यानी कि आपका न्यूट्रल साल्ट। लवण को 3 भागों में बांटा गया बच्चों। सबसे पहला है लवण, वह लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन न हो उसे कहेंगे उदासीन लवण, यानी कि आपका सामान्य लवण। मैं अभी बताया आपको, जैसे आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, नहीं है। क्या इसमें हाइड्रोक्साइड है, नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका सामान्य लवण, यानी कि आपका उदासीन लवण। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सामान्य लवण हो जाएंगे, यानी कि उदासीन लवण हो जाएंगे, न्यूट्रल लवण हो जाएंगे। दूसरा है आपका अम्लीय लवण, यानी कि एसिडिक साल्ट, वह लवण जिसमें अल्प मात्रा में क्या मौजूद रहे, हाइड्रोजन आयन मौजूद रहे। हाइड्रोजन मौजूद, यहाँ पर अनुपस्थित कर दिया बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए उपस्थित। वह लवण जिसमें अल्प मात्रा में, यानी कि कुछ मात्रा में क्या रहे, अम्ल मूलक हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहे, तो उसी को बोला जाएगा अम्लीय लवण, यानी कि एसिडिक साल्ट।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन, इस प्रकार से फॉस्फेट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से इसमें क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग अच्छी तरह से देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, 100% हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा, ये अम्ल मूलक है, इसलिए हो जाएगा अम्ल के आधार पर नामकरण करेंगे इसका। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन मौजूद है। इस प्रकार से ये सारे क्या कहलाएंगे, एसिडिक साल कहलाएंगे, यानी कि अम्लीय लवण कहलाएंगे। तीसरा है आपका भास्मिक लवण यानी कि बेसिक साल्ट। तो वह लवण जिसमें अल्प मात्रा में क्या रहेगा मौजूद, हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद रहेगा, उसको बोलेंगे भास्मिक लवण। देखिए यहाँ पर PbOH NO3, BaOHCl, BiOH का होल टू Cl, MgOHCl। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो 100% सारी ही फॉर्मूला में हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन किसका मूलक है, तो ये जो मूलक है बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, वो किसका मूलक है, वो आपका क्षार का मूलक है, यानी कि आपका बेस का मूलक है, भस्म का मूलक है। तो भस्म के आधार पर इसका नामकरण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को अम्लीय लवण, भस्मीय लवण और सामान्य यानी कि उदासीन लवण के बारे में सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मुख्य रूप से कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अम्लों यानी कि लवण के बारे में। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न लवण बनाने की विधि तथा उपयोग, यानी कि किस प्रकार से विभिन्न लवणों का निर्माण किया जाएगा और किस प्रकार से उसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण लवण, यानी कि जो आपका होगा क्या, सामान्य लवण, जिसको बोलते हैं उदासीन लवण। तो उदासीन लवण में क्या हो जाएंगे, जितने भी आपका जो है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये आपका सामान्य लवण हो जाएंगे। तो यह प्रकृति में सामान्य रूप से समुद्री जल से प्राप्त किया था। जो NaCl होता है बच्चों, साधारण नमक, ये मुख्य रूप से कहां से प्राप्त किया था, ये मुख्य रूप से आपका समुद्र से प्राप्त किया था, सागर से प्राप्त किया था, जिसमें भारत में जो है मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड का 95% जो है बच्चों समुद्री जल से प्राप्त होता है। यानी कि जो 95% जो नमक है बच्चों आपका, वो कहां से प्राप्त किया था, आपका समुद्री भाग से। अब कोई पूछेगा आपको कि समुद्री भाग से क्यों प्राप्त किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों भारत की स्थिति, भारत कहां पर मौजूद है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में आपका कौन है, तो भारत के पूर्व में जो आपका बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में कौन है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इतने सारे सागर अगर मौजूद रहेंगे बच्चों, इतने बड़े बड़े जल राशियां, तो 100% है नमक का निर्माण कहाँ होगा, तो इन्हीं जो है जल के उपयोग के द्वारा, इन्हीं जल की सहायता से। तो इस प्रकार से भारत का जो है 95 यानी कि 95% जल जो लवण है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से ही प्राप्त किया जाता है। अब इसका बात कर लेते हैं उपयोग। तो साधारण नमक का हम लोग के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं इसका जो उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो खाना बनाने के लिए करते हैं। दूसरा है मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या करते हैं, तो अचार या कोई भी चीज होता है उसका संरक्षण के लिए करते हैं, परीक्षित के लिए। उसके बाद तीसरा है बच्चों, किसान लोग जो क्या करते हैं, खेतों में जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कीटाणु, उसको मारने के लिए नमक डालते हैं बच्चों। बहुत जगह देख रहे होंगे आपका नमक का प्रयोग करते हैं किसान लोग खेत में डालने के लिए। तो वो क्यों करते हैं, ताकि क्या है, जो भी खेत में आपका ये मतलब कीटाणु हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, जो आपका फसलों को नष्ट करता है, उसको मारने के लिए। तो इस प्रकार से ये आपका 3 इसका मुख्य रूप से उपयोग हो जाएगा। तो पहला उपयोग यहाँ पर दिया हुआ खाना बनाने के लिए रसोई घर में, दूसरा अचार का परीक्षित यानी कि परिरक्षित करने के लिए, तीसरा है किसानों द्वारा खेतों में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया था, किसका, साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब बात करते हैं सेंधा नमक या काला नमक, है ना। कभी कभार आप लोग इसका भी उपयोग करते हैं, सेंधा नमक या काला नमक, है ना। इसे जो है पृथ्वी के भूतल के अंदर से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो आपका पृथ्वी का ऊपरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ऊपरी सतह है, ऊपर से नहीं, ये आपका अंदर वाले भाग से निकाला जाता है, इसको खोद करके निकाला जाता है। यानी कि इसका क्या किया था, मुख्य रूप से खनन किया जाता है, खनिजों के रूप में इसको निकाला जाता है, जो काली मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण कैसे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। यानी कि जो आपका सेंधा नमक होता है बच्चों, ये किस मिट्टी, काली मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण ये काला नमक भी कहलाता है, और ये कैसा होता है, इसका रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक की बात की जाए तो वह नमक जिसमें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है, तो उसे बोला जाता है आयोडीन युक्त नमक। इसका सेवन करने से घेगा जो रोग होता है बच्चों, गले का प्रॉब्लम होता है, वो नहीं होता है। मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है कि आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों, साधारण नमक, इसमें क्या मिला देंगे, अगर पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा सेंधा नमक, आयोडीन युक्त नमक। अगर इसी सोडियम क्लोराइड में NaCl में पोटेशियम आयोडेट यानी कि KiO3 इसको मिला देंगे तो ये भी आपका कहलाएगा आयोडीन युक्त नमक। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था बच्चों कि इसमें से कौन आयोडीन युक्त नमक है। उसमें ऑप्शन दिया था NaCl, दूसरा ऑप्शन दिया था आपका सेंधा नमक, काला नमक, तीसरा ऑप्शन दिया था NaCl प्लस O2 या आपका NaCl प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो मुख्य रूप से जो भी ऑप्शन आपका पोटेशियम आयोडाइड वाला था वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है वहाँ पर। तो मुख्य रूप से आप लोग को ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा बच्चों। आइए आप बात करते हैं किस प्रकार से बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, इसका निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है बच्चों, सूत्र क्या होता है इसका आपका, मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए सारा नाम है बच्चों बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका कॉस्टिक सोडा। इसको मुख्य रूप से जो है बच्चों
कलोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इसका निर्माण जो किसके द्वारा किया जाता है, बेकिंग सोडा का कलोर एल्कली के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से कलोर एल्कली विधि है क्या, प्रोसेस क्या है, तो सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन, अब तो समझ में आ गया होगा वैद्युत अपघटन मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर विद्युत के द्वारा तोड़ा जाएगा किसी भी विलयन को, वैद्युत अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। इस क्रिया को ये क्या कहते हैं, कलोर अल्कली विधि कहते हैं, कलोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर इसको कलोर अल्कली विधि क्यों कहा जाता है बच्चों, तो यहाँ पर मुख्य रूप से बन रहा है क्लोरीन, तो हो गया कलोर अल्कली, अल्कली मीन्स होता है बच्चों क्षार, तो क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, तो हो गया अल्कली, तो यहाँ पर हो गया कलोर अल्कली विधि। तो किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ आपका रिएक्शन, तो सोडियम क्लोराइड इसको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, इसको तोड़ेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो टूट के बन जाएगा Na+Cl- टूट गया। अब ये जो Cl- है ये क्या करेगा, ये Cl- जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, मुख्य रूप से त्याग करेगा और त्याग करके बन जाएगा Cl2+, यानी कि ये हो जाएगा उदासीन। अब मुख्य रूप से फिर H2O जो आपका वाटर था वो भी टूटेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में, टूट गया ये सब। टूटने के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा, आप देखिए ध्यान दीजिए कि ये आपका जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दो ऑक्सीजन को लेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों आपका त्याग करेगा और बन जाएगा H2, यानी कि 2 उसके बाद 2 सोडियम क्लोराइड है, ये जो सोडियम है आपका, सोडियम ये मिलेगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, और बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या कहलाएगा आपका क्षार कहलाएगा, जो आपका कहलाएगा कॉस्टिक सोडा, इसी का निर्माण होना था, है ना। अब मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड इसका इलेक्ट्रोलाइट हो रहा था, यहाँ पर दिया हुआ है NaCl, Cl2 और हाइड्रोजन, तो कितना सारा चीज़ बन गया यहाँ पर, मुख्य रूप से 3 चीज़ का निर्माण हो रहा है। एक हो रहा है सोडियम क्लोराइड जो आपका साधारण नमक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिया अभी, उसके बाद एक बन रहा है क्लोरीन, उसके बाद बन रहा है एक आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब तीनों का अलग अलग उपयोग होगा, तो सबसे पहले हम लोग उपयोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया था बच्चों, वो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया था, यानी कि जो साबुन का निर्माण किया जाता है, जो अपमार्जक कपड़ा धोने के लिए, साफ करने के लिए, कागज को जो है विरंजन करने के लिए बनाया था बच्चों, उसका उपयोग किया जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किस प्रकार से, जैसे आपका साबुन का जो सूत्र होता है बच्चों C17H35COONA, ये होता है आपका सूत्र किसका, तो साबुन का। अब देखिए बच्चों कितना लंबा सूत्र है इसका, तो देखिए सोडियम आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं सोडियम का उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग साबुन में। कागज बनाने में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया था, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभिकारक अभिकर्मक ये दोनों थोड़ा सा बच्चों अंतर है, ये आपको समझ में है। हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन जो है ये मुख्य रूप से हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने में निर्माण किया जाता है। तो अमोनिया का फुल फॉर्म क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। उसके बाद जो है इसका देखिए NH3 में हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है किसका निर्माण में, अमोनिया गैस बनाने में, किस विधि, हाइबर विधि द्वारा। उसके बाद है वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति जो घी बनाया जाता है बच्चों, वो उसके निर्माण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, हाइड्रोजनीकरण करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस का जो उपयोग है मुख्य रूप से विरंजन चूर्ण बनाने में, कपड़े तथा कागज को विरंजित करने में और जल कीटाणु मुक्त कराने में, यानी कि मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना है बच्चों, जो भी आपका विरंजक चूर्ण है CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कम से कम 5 से 6 बार ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है CaOCl2। उसके बाद कपड़े तथा कागज के विरंजन में उसको क्या होता है, भिगाने में और जल कीटाणु मुक्त कराने में, यानी कि जल में जो आपका कीटाणु रहता है बच्चों, इसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन के गोली को डाला जाता है, क्लोरीन के टेबलेट को डाला जाता है, ताकि उसमें जल में जो भी कीटाणु विषाणु हो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, ताकि वो हमारे शरीर को हानि न पहुंचा सके बच्चों। तो आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। मुख्य रूप से आप लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा बच्चों। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को एक बार धमाकेदार रूप से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करना नहीं भूलिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल लेकर के आ सके, है ना। इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा को देखते हुए उसके दृष्टिकोण से हम लोग सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।